ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते। मेरा नाम पुनीत अग्रवाल है और मैं निरोगम .com करके एक एंटरप्राइज चलाता हूँ जहाँ हम आयुर्वेदिक दवाइयों का और सप्लीमेंट्स का मार्केटिंग करते हैं और विदेशों में उसका उसकी मार्केटिंग करते हैं। और मेरे साथ आज हैं रिद्धि गर्ग। रिद्धि एक बहुत ही enthusiastic स्टूडेंट है आयुर्वेद की। शी इज करेंटली परसुइंग BAMS which is Bachelor's of Ayurvedic Medicine and Surgery। और रिद्धि और मैं जब हाल ही में जब बात कर रहे थे तो हमारे को लगा कि एक गैप है जहाँ जो आम जनता है वो काफी कंफ्यूज्ड है आयुर्वेद के बारे में, नॉलेज के बारे में, क्या चीज ली जाए क्या चीज ना ली जाए। तो हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया है जहाँ हम एक सीरीज करेंगे ऑफ कॉन्वर्सेशंस जहाँ बात करेंगे कि कैसे समझा जाए जो हमारे सामने एक बहुत ही रिच नॉलेज है ऑफ द आयुर्वेदिक साइंसेस, जिससे ना सिर्फ हम अपने बीमारियों को दूर कर सकते हैं बट ऑल्सो आयुर्वेद हमें सिखाता है कि जीवन को सही मायने में कैसे जिया जाए और इसके बारे में रिद्धि मेरे से ज्यादा अच्छा बता सकती है। तो वेलकम रिद्धि, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस इनिशिएटिव। तो शुरू करते हैं। Thank you, sir, for inviting me. मोस्ट वेलकम। तो रिद्धि आप भी थोड़ा अपने बारे में बताइए कि अभी तक की आपकी जर्नी कैसी रही है और फिर उसके बाद हम आई थिंक सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। जी सर। सो बेसिकली मैं 11th से आयुर्वेद पढ़ रही हूँ एंड आई हैव डीप इंटरेस्ट इन आयुर्वेद, क्योंकि अभी तक मतलब मुझे जब मैंने स्टार्टिंग किया था आयुर्वेद पढ़ने का, तो मुझे ऐसा लगा था कि अभी तक जो भी साइंस हम पढ़ रहे हैं इट इज नाइस, अच्छा है, पर वो रियल लाइफ से रिलेट नहीं हो पा रहा। हाउ डू आई एज अ पर्सन रिलेट कि प्रोटीन क्या होता है? वो तो लैब में काम करे साइंटिस्ट जानते हैं। दे हैव वो देख सकते हैं, एक स्ट्रक्चर है, अमीनो एसिड है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सारी बहुत अलग अलग चीजें हैं, फैट्स हैं। बट मैं एज अ कॉमन पर्सन मैं कैसे रिलेट करूं कि प्रोटीन क्या होता है या कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? हम आम भाषा में बोल देते हैं कि इसमें इतने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसमें इतनी कैलोरीज हैं, इसमें इतने प्रोटीन है, बट हम एक्चुअल में उस चीज को अपनी लाइफ में समझ नहीं पा रहे हैं। आयुर्वेद जो भाषा में बात करता है वो बेसिकली गुणों की भाषा है। जैसे कोई एक चीज सूखी है, कोई एक चीज ऑयली है, कोई एक चीज गर्म है, कोई एक चीज ठंडी है। तो ये समझना भी बहुत आसान है और इसको एज अ कॉमन पर्सन इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना भी बहुत आसान है। तो यही सेम भाषा का प्रयोग करके हम आयुर्वेद को भी समझ सकते हैं और अपनी लाइफ में हेल्थ को भी अपना सकते हैं। इट्स अ मोर इजियर वे टू अंडरस्टैंड। क्योंकि क्या है, अभी हमारी बॉडी है, ये बॉडी भी जो भाषा समझती है, प्रोटीन तो हमने उसको एक नाम दिया है, बट वो एक्चुअल में खुद क्या समझती है? वो समझती है, अच्छा इसने मुझे ठंडा खाना दिया, अच्छा इसने मुझे गर्म खाना दिया, अच्छा इसने मुझे भारी प्रोडक्ट दिया है या हल्का प्रोडक्ट दिया है। तो इस तरह से बॉडी भी उसी तरह से समझती है। तो वही हम अपने माइंड को फीड करें, वही हमारी बॉडी समझेगी। तो ये हमारे लिए भी आसान होगा समझने के लिए और बॉडी के लिए भी आसान होगा। तो हम हेल्थ और अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। दिस इज अ वेरी मतलब एक बर्ड्स आई व्यू है आयुर्वेद का, कि हाउ आयुर्वेदा वर्क्स। राइट। और रिद्धि, इससे पहले कि मैं आपसे कुछ और पूछूं आयुर्वेद के बारे में, आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि कैसे आयुर्वेद में आई और वो कौन सा पड़ाव था जिंदगी में जब आपने सोचा कि मैं BAMS परस्यू करूंगी? सर मैं बेसिकली पढ़ तो एमबीबीएस के लिए रही थी, नीट की तैयारी कर रही थी, बट उस समय पर मैंने पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये थॉट आया था कि अगर मैंने एमबीबीएस की सीट ले भी ली तो मुझे मजा नहीं आएगा वो पढ़ने में जो मैं पढ़ रही हूँ। क्योंकि मैंने जैसे बताया, मैं उस उन टर्म्स से रिलेट नहीं कर पाती थी। मैं सोचती थी कि ये कौन सी दूसरी दुनिया में चल रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज अ प्रोटीन, मुझे नहीं पता सच में। आई कैन ओनली रीड।
अगर आप सीक्वेंस देखो, अगर मुझे कोई कहता है प्रोटीन क्या है, तो आई से कि प्रोटीन इज़ अ चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। कोई कहता है, फिर क्वेश्चन बनता है अमीनो एसिड क्या होता है? मैं बोलूँगी अमीनो एसिड्स जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दे दूँगी। मैं अटक जाऊँगी, कहीं न कहीं एक पॉइंट पर जाकर मैं अटक जाऊँगी। देन आई विल हैव टू गो टू द लैब एंड शो देम कि भई ये होता है अमीनो एसिड या ऐसा कुछ होता है। तो आई कांट लाइक आई कांट फील कि एग्ज़ैक्टली क्या होता है। तो वो जब मैंने पहली बार मैंने एक बुक ऑर्डर करी थी, वैद्य वसंत लाल सर की द कंप्लीट बुक ऑफ आयुर्वेदिक होम रेमेडीज़। ये बहुत सिंपल इंग्लिश की, बहुत ईज़ी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में ये बुक है। एनीवन हू वांट्स टू नो अबाउट आयुर्वेदा बेसिक्स, दे कैन रीड दिस बुक, हाइली रिकमेंडेड। तो ये बुक मैंने पढ़ी थी, उसके बाद मैंने सर के सारे लेक्चर्स जो उनके वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, वो सारे बिंज वॉच किए। उनकी और थोड़ी बुक्स पढ़ी एंड आयुर्वेद की वीडियो जो-जो मुझे मिलती रही, मैंने मैंने लाइक लोग वेब सीरीज़ बिंज वॉच करते हैं, मैंने लेक्चर्स बिंज वॉच किए थे उस टाइम पर। तो उसके बाद से मेरा इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया, क्योंकि मुझे वो चीज़ मिल गई थी जो मैं इतने टाइम से ढूँढ रही थी, कि कोई ऐसी चीज़ जिससे मैं रिलेट कर सकूँ। जिस जिस क्योंकि मुझे न्यूट्रिशन में भी पहले बहुत इंटरेस्ट था, और एकेडमिक्स में भी इंटरेस्ट था मेरा, मेरी कुछ ऐसी स्किल्स भी मैंने एक्वायर कर ली थी, तो ये सारी चीज़ें कंबाइन करके मुझे इस फील्ड में मिल रहा था। सो आई थॉट दिस इज़ समथिंग आई वाज़ बोर्न फॉर, ये मेरा मेरे लिए है। सो देन आई गॉट फुली इंटू इट। बहुत बढ़िया। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि ये हम कैंडिड, बहुत ही कैंडिड इंटरव्यू रखने वाले हैं। इसमें कोई एडिटिंग नहीं होगी। जो भी हम बोल रहे हैं उसको कुछ एडिट अगर हम करने लग गए तो फिर बहुत टाइम भी लग जाता है, और फिर उसमें एक रेजिस्टेंस आ जाती है कि एफर्ट जब लगना शुरू हो जाए तो फिर मजा भी नहीं आता है। तो इसको बहुत ही हल्का फुल्का टॉक रखेंगे, जिसमें मैं रिद्धि से कुछ सवाल करूंगा और रिद्धि से सीखने की कोशिश करूंगा जो मैं जानना चाहता हूँ, या आप लोग जानना चाहते हैं। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ उन सवालों को रिद्धि को पेश करने के लिए, और बिकॉज रिद्धि इज सो पैशनेट एंड एस्पायर्स टू learn about Ayurveda, and she already is doing that. तो वो अपना पर्सपेक्टिव रखेंगी इसमें। पहले ही मैं डिस्क्लेमर देता हूँ कि जो भी हम बात कर रहे हैं, ना मैं डॉक्टर हूँ ना रिद्धि अभी डॉक्टर बन गई हैं, तो इसको किसी चीज को भी मेडिकल ओपिनियन ना लिया जाए। जितना हम जानते हैं वो हमारा सत्य है। अगर उस सत्य को आप अपनाना चाहते हैं तो जरूर अपनाइए, और अगर आप डिसएग्री करते हैं तब भी कोई बात नहीं। आप हमारे को जहाँ भी ये वीडियो आप देख रहे हैं उसके नीचे कमेंट सेक्शन होगा, उसमें बताइए, और जरूर हम उस चीज को भी एड्रेस करेंगे। राइट रिद्धि? आई थिंक इट इज फेयर इनफ कि यस ये सर। बता दिया जाए जो भी हमारे को सुन रहा है। तो पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या है ये आयुर्वेद। यू नो सब सब आयुर्वेद को कोई उसको बोलता है कि जो भी हर्बल होता है वो आयुर्वेद होता है, या जो भी ऑर्गेनिक होता है वो आयुर्वेद होता है, या आयुर्वेद खाली दवाइयां होती हैं, या आयुर्वेद खाली घरेलू नुस्खे होते हैं। तो अगर किसी फिफ्थ क्लास के बच्चे को अगर बताया जाए कि आयुर्वेद क्या होता है, और कई लोग बोलते हैं ये साइंस है, ये लाइफ साइंस है, ये मेडिकल साइंस है, ये पुराने ग्रंथ हैं, ये वेद हैं, उपनिषद हैं, और ये तो अगर क्योंकि वेद हैं तो हम तो मानते नहीं है। बट अगर वैसे एक सिंपल टर्म्स में समझाया जाए कि हमारे लिए कितनी रेलेवेंसी है, एक कॉमन मैन के लिए कितना रेलेवेंट है, और ऐसी कोई चीज जो हम उसको पकड़ के हम उसको अपना सकें विदाउट गेटिंग इनटू अ वेरी ऑर्थोडॉक्स साइड ऑफ इट। सर, आयुर्वेद को समझने के लिए एक बहुत सिंपल सी एनालॉजी हम लगा सकते हैं। अ, हमने वो एक क्रैश कोर्स टाइप के आते हैं ना, 15 दिन में इंग्लिश सीखें, 15 दिन में जस्ट रैंडम कुछ भी चीजें, 15 दिन में यूट्यूब चैनल चलाना सीखें, ऐसे बहुत सारे क्रैश कोर्स आते हैं। तो एक क्रैश कोर्स है जो हर एक व्यक्ति करना चाहता है, इनफैक्ट मे बी जानवर भी करना चाहते हैं। ये है हाउ टू लिव लाइफ, कैसे जीना, कैसे जीवन कैसे जिए,
कि खाना क्या है? हमारे डेली लाइफ के क्वेश्चंस होते हैं। हमें इस चीज़ के बाद पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? ये खाना कितने बजे खाना चाहिए? कितने बजे उठना चाहिए? क्या क्या पहनना चाहिए? क्या खाना चाहिए? क्या किस तरह सोना चाहिए? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे माइंड में और हर किसी के माइंड में है। कोई आयुर्वेद पता है उसको उसको वर्ड आयुर्वेद पता है, नहीं पता है, तो भी उसके मन में क्वेश्चंस होते हैं। तो ये क्वेश्चंस के आंसर्स और ये जो हाउ टू लिव लाइफ वाला क्रैश कोर्स है, ये बेसिकली आयुर्वेद में हम सीखते हैं कि जीवन कैसे जिए। अब इसको कोई मेडिकल साइंस कहे, वो इसलिए कहता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसका रेफरेंस पॉइंट ये है कि वो देख रहा है लाइफ जीने में हम जीते हैं, तो उसमें हमारी बॉडी में डिजीज आती है, हमारे माइंड की डिजीज होती है, हमें अलग-अलग प्रकार के रोग होते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास आयुर्वेद में एक सेक्शन है जो मेडिकल पार्ट है, जिसमें हम डिजीज ठीक करते हैं। उसी तरह से हम एक बेबी बॉर्न होता है, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स और सिनेरियोज होते हैं, वो हमारे आयुर्वेद में अलग पार्ट है। एक पैंडेमिक आता है, तो उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस, उससे रिलेटेड सिचुएशंस आयुर्वेद में मेंशन्ड है, जिसको हम जनपद उद्वंस के नाम से जानते हैं। इस तरह के जो भी सिचुएशंस एक लाइफ में एक इंसान फेस कर सकता है, उसके अलग-अलग सिनेरियोज, उसके अलग-अलग सॉल्यूशंस, ये आयुर्वेद में मेंशन्ड है। दिस इज आयुर्वेद बेसिकली, हाउ टू लिव लाइफ 101 बेसिकली दिस इज आयुर्वेद। Okay, wonderfully put. तो आयुर्वेद इज हाउ टू लिव लाइफ 101. ठीक है, इसकी कोई कुंजी आती है, इसका कोई किताब आती है, और उसको कहाँ से क्या कैसे किस कौन से ऐसे चीजें हैं, कौन से ऐसे जरिए हैं जहाँ से उसको शुरू किया जाए कि अच्छा अगर आपको इसके बारे में जानना है तो इज देयर समथिंग which you can recommend for a common man, क्योंकि obviously हम डॉक्टर वसंत लाड की बुक के बारे में जिक्र कर सकते हैं, बट वो एक कॉमन मैन शायद उतना कॉम्प्रीहेंड ना कर पाए जो उसको करना चाहिए। तो ऐसा कुछ है लाइक 101 का भी 101 क्या हो सकता है जहां से हम इसको शुरू कर सकते हैं? वैसे तो बेसिक जो टेक्स्ट होते हैं, जैसे आपने कहा वसंत लाल सर की बुक है, अगर वो भी अगर कोई ना पढ़ना चाहे, उससे भी डीप अगर कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, तो अष्टांग हृदय एक बुक आती है जो क्लासिकल टेक्स्ट है आयुर्वेद का, उसके हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशंस आते हैं, आप वो पढ़ सकते हैं अगर आपको डीप इंटरेस्ट है, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जाननी है तो। अदरवाइज दैट वुड बी बेस्ट अगर आप वो कर सकते हैं तो। उसके लेक्चर्स बहुत सारे यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप जो आपको अच्छा लगे, जिस ऑथर जिस स्पीकर का आपको अच्छा लगे, आप वो देख सकते हैं। अदरवाइज एक मीडियम ग्राउंड हो जाता है कि आप वसंत लाल सर की बुक्स एक ही बुक, और कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो एक बुक सफिशियंट है, और उसे भी पूरा नहीं पढ़ना। स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें आपको सारा आयुर्वेद समझ आ जाएगा, तो क्योंकि उसके बाद आई थिंक 1/3 ऑफ द बुक में केवल डिजीज और उसके सॉल्यूशंस मेंशन्ड है। तो आप अगर वो बुक लेते भी हैं, तो अगर आपको कोई डिजीज होती है तो आप उसमें से जाकर चेक कर सकते हैं, अच्छा कोल्ड हुआ है, इसका क्या सोल्यूशन है, क्योंकि उसमें लास्ट में बहुत सारे पेजेस में डिजीज मेंशन्ड है और उसके सॉल्यूशन मेंशन्ड है। देन अगर वो भी नहीं करना है, तो जैसे हमारे निरोगम के चैनल पर भी हमने कुछ बेसिक बेसिक वीडियोस बनाई हैं, रील्स बनाई हैं। आगे आने वाले समय में भी हम बहुत सारा कंटेंट लेकर आएंगे। बाकी इस तरह के और भी यूट्यूब पर चैनल्स हैं, सब चैनल्स को फॉलो करना देखिए मतलब आपकी मर्जी है, क्योंकि ज्ञान तो हर जगह मिल रहा है, अब कहाँ से सही मिल रहा है, कहाँ से गलत मिल रहा है, ये हम बिना उस फील्ड के हुए हम नहीं जज कर सकते। बट जो मुझे एक चैनल ऑथेंटिक लगता है, मिश्रा आयुर्वेद करके एक चैनल है, आई थिंक पहले उसका नाम ओज आयुर्वेद करके था। वो सर बहुत ऑथेंटिक वीडियो बनाते हैं, बट कभी कभी क्या है कि लैंग्वेज वो प्योर आयुर्वेद यूज करते हैं, तो थोड़ा कभी कभी आपको समझने में मुश्किल हो सकता है, बट वो चैनल बहुत अच्छा है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। बाकी 2-3 चैनल, मुझे नाम अभी एकदम से क्लिक नहीं कर रहा है, बट आई थिंक अगर याद आएगा तो मैं कमेंट्स में डाल दूंगी वो नाम। ऐसे यूट्यूब पर ठीक चैनल्स है। हैं, कुछ 1-2 चैनल्स है तो ऑथेंटिक हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। ओके, ग्रेट। और आई थिंक हमारा भी एक इनिशिएटिव ये है कि आप चैनल कोई भी फॉलो कीजिए, आप बुक कोई भी पढ़िए, बट हमारा इनिशिएटिव खाली इस बात के लिए है कि इतना सारा जो नॉइज है आसपास, उसमें क्या रेलेवेंट है आपके लिए और क्या रेलेवेंट नहीं है। बिकॉज
जब तक सबसे पहले तो ये चीज होती है कि जब नॉलेज बहुत ज्यादा होती है तो वो ओवरवेलमिंग होती है, और फिर आप सडनली एक खिचड़ी एक कॉकटेल बन जाती है, जिसकी वजह से आप जान नहीं पाते हो कि क्या सही है क्या गलत है। तो उसमें थ्रू दीज टॉक्स कई बार हमारा भी ऐसा ही प्रयास रहेगा कि हम उसको डाइसेक्ट करें और उसको सिंपल बनाएं कि ये सब चीजें इतनी रेलेवेंट नहीं है, ये सब चीजें आपको जानने की जरूरत नहीं है, पर आप इन कुछ मूल सिद्धांतों को पकड़ लोगे तो उतना काफी, राइट। और शायद अगर ये डिस्कशन हम टाइम में खत्म कर पाए तो मैं चाहूंगा कि आप जो वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल या एक मूल सिद्धांत को पकड़ के हम डिस्कशन को अगले स्टेप पे लेके जाएंगे। बट कुछ मिथ्स भी हैं कि एक तो कि ये आहार जो होता है, फूड, राइट, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंस देता है आयुर्वेद। और कई लोगों के दिमाग में ये होता होगा, जैसे कई लोगों से मैं भी बात करता हूँ, कई पेशेंट इंटरेक्शंस करता हूँ, मेरे डॉक्टर भी बात करते हैं, और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब दवाई के बिना तो मजा नहीं आएगा, आप बोलते जा रहे हो कि ये खा लो वो खा लो, ये मत खाओ वो मत खाओ। ये तो मेरे को पहले भी पता था कि ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, बट ठंडा पानी ना पीने से ऐसा क्या हो जाएगा कि मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो how do you see the importance of food in Ayurveda? ओके, सो फूड आयुर्वेद में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज हमने हमने ये सबने सुना है कि आहार सबसे बढ़िया औषध है, फूड इज द बेस्ट मेडिसिन। ये सेइंग हमने सबने सुना है। पर क्या है ना कि अभी हम जिस लाइफ में जीते हैं, हम जो स्कूलों में पढ़ते हैं, जो भी हम अपने आसपास देखते हैं मीडिया में, वो फूड को इसलिए इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते क्योंकि फूड का जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अलग होते हैं और मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स अलग होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेडिसिन में आएगा आपका अलग अजीब अजीब से केमिकल वाले नेम्स आएंगे, केमिस्ट्री के नेम्स आएंगे कि इसमें डाइक्लोरो ब्यूटेनॉल पता नहीं क्या क्या वो सब चीजें हैं। और फूड में आएगा आपका कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सब चीजें, ठीक है। ये इंग्रेडिएंट बिल्कुल अलग हो गए, इसलिए इनको अलग रखा जाता है कि ये फूड इस तरफ, मेडिसिन इस तरफ। बट आयुर्वेद में इन दोनों के इंग्रेडिएंट सेम है। हम क्योंकि डिजीजेस को, अब थोड़ा सा टेक्निकल एक आध शब्द यूज करूंगी, हम क्योंकि डिजीज को दोषों के फॉर्म में देखते हैं। दोष बेसिकली क्या है, सिंपल लैंग्वेज में समझे तो हमारी बॉडी में वो तीन चीजें जो सारे फंक्शंस करा रही हैं। अब वो तीन चीजें अगर थोड़ी भी इधर उधर हुई तो बॉडी के फंक्शंस इधर उधर हो जाते हैं। मतलब अ, या तो उल्टे फंक्शंस हो जाएंगे, या ठीक से नहीं होंगे, कम होंगे, जो भी होगा। मतलब बॉडी के नेचुरल जो नॉर्मल स्मूथ फंक्शंस होते हैं उसमें, फंक्शनिंग होती है उसमें आपका रुकावट आएगी या डिसबैलेंस आएगा। तो अगर हमें उन फंक्शनिंग को ठीक करना है, अब आपको डिजीज हुई है, अ, आपको उसके सिम्टम्स से ही तो पता चल रहा है, अच्छा मेरे सिर में दर्द है, कुछ कुछ दवाई दो ना सिर में दर्द ठीक करने के लिए। इस तरह से हम सोचते हैं। सिर में दर्द है उसको ठीक करना है, तो ये फंक्शनिंग को ठीक करना है। तो उसके लिए हम देखते हैं, आयुर्वेद की लैंग्वेज में हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई दोष गड़बड़ हुआ है। अब क्या है, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो हम उसे मेडिसिन देकर उसका, मान लो फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज्यादा ट्रैवल करके आए उसकी वजह से दर्द हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो वात दोष की वजह से है, क्योंकि मूवमेंट वाले जो भी फंक्शंस होते हैं वो वात दोष के होते हैं। तो आपने बहुत ट्रैवल किया तो आपका चल गुण, चल मतलब मूवमेंट, मोबिलिटी, वो बढ़ गया है और वो वात दोष का एक प्रॉपर्टी है। तो वात दोष अगर बढ़ गया है तो हम ऐसी मेडिसिन देंगे जो वात दोष को कम करेगी, या फिर हम वही सेम चीज खाने से दे सकते हैं। अब इंसान पर डिपेंड करता है, उसे खाना खा के वो चीज करनी है या फिर उसे दवाई खाकर करनी है। अगर वो पेशेंट ऐसा है कि उसे बिल्कुल भरोसा नहीं है आयुर्वेद पर कि यार ये तो खाना वाना देते हैं, ये तो ऐसी दवाई ववाई कुछ देते नहीं है, तो उस पेशेंट को हम सामने से दवाई देंगे एज अ डॉक्टर कि ये बिना दवाई खाए ठीक नहीं होगा, इसकी मानसिक स्थिति में ऐसा बैठा हुआ है, तो उसको देते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मतलब मेडिसिन के पैसे नहीं दे सकता, तो उसे बता देंगे खाने में ये चेंजेस कर लो ठीक हो जाओगे। बेसिकली करना एक काम है, दोषों को ठीक करना है,
उसके लिए मेथड्स बहुत सारे हैं। हम पंचकर्म भी करा सकते हैं, हम दवाई भी दे सकते हैं, हम उसको ऐसी डेली एक्टिविटीज ऐसी बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वात दोष उसका वही वही एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर वात दोष उसका बढ़ गया है तो उसे बोलेंगे कि आप एक्सरसाइज बहुत कम करो, आप स्लीप ज्यादा लो। इस तरह का, इसे कहते हैं विहार, मतलब आपका एक्टिविटीज जिस तरह की होती है डे में। आप बहुत कम बोलो, ज्यादा मत बोलो, क्योंकि उससे भी वात दोष पड़ता है। आप बहुत ज्यादा सोचो मत, क्योंकि उससे भी वात दोष पड़ता है। तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट द मेडिसिन, बहुत सारी चीजें होती हैं। आहार, विहार, औषध, तीन चीजें हो गई हमारी। औषध में हम थेरेप्यूटिक्स भी इंक्लूड करते हैं। तो ये टेक्निकल टर्म्स हो गए, लेकिन इनको बहुत इजी लैंग्वेज में समझा जा सकता है कि हम खाना खाकर, या हम अपनी डेली एक्टिविटीज को चेंज करके, या फिर हम मेडिसिन से इन तीनों चीजों को कंबाइन करके भी। क्योंकि केवल औषधि खा रहे हो लेकिन काम सारे वही कर रहे हो, खाना सारा वही खा रहे हो जिससे वात दोष बढ़ रहा है, खा लो जितनी खानी है, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसीलिए आयुर्वेद में खाने को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि मेजोरिटी काम तो हम वही कर रहे हैं लाइफ में। औषध तो एक छोटी सी पार्ट है, उसको हम हर टाइम नहीं खाते, उसको एक छोटी क्वांटिटी में खाते हैं। इसीलिए खाने पर और विहार पर, दोनों पर इतना इंपॉर्टेंस आयुर्वेद में दिया जाता है। काम एक ही करना है, तीनों को मिलाकर करोगे तो बहुत जल्दी असर हो जाएगा ये चीज। गॉट इट। और सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैं खाना गलत खा रहा हूँ और जो कि मेरे ग्रोथ के लिए, मेरे शरीर की शरीर की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि क्या बोलेंगे उसे, एट द माइन्यूटेस्ट पार्टिकल तो फूड ही है जो शरीर की एक्यूमुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट? और ये मैटर जो हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जिससे बॉडी, हम बड़े होते जाते हैं और हम हमारा शरीर भी बढ़ता जाता है, वो खाने की वजह से ही हो रहा है, करेक्ट? सो उसमें अगर अगर हम वो गलत कर रहे हैं और आप कह रही हैं कि औषधि फिर क्या ही काम करेगी, क्योंकि वो कैटेलाइज ही करती है जो भी हम आहार खाते हैं। और इससे पहले कि मैं आगे का सवाल करूं रिद्धि, अब अगर हम बात ही कर रहे हैं, तो एक आयुर्वेद में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आता है माइक्रोकॉज्म और मैक्रोकॉज्म का। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं, और फिर मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है जो मेरे से बहुत लोग पूछते हैं। पूछते नहीं है, वो मेरे को बोलते हैं, ऐसा कमेंट करते हैं। तो उससे पहले आप थोड़ा इसके बारे में, ये प्रिंसिपल के बारे में बताइए। ये बेसिकली माइक्रोकॉज्म मैक्रोकॉज्म इसे बोलते हैं आयुर्वेद की लैंग्वेज में लोक पुरुष सिद्धांत। लोक यानी कि हमारा वर्ल्ड यूनिवर्स हो गया, और पुरुष यानी कि एक पर्सन, एक इंडिविजुअल बॉडी होगी। तो आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि जो भी बाहर है वो अंदर है, और जो अंदर है वैसा ही बाहर है। ये मैंने जब स्टार्टिंग में वो रिलेटिबिलिटी वाला पॉइंट बताया था ना, एग्जैक्टली दिस इज द सिद्धांत जिस पर ये काम, रिलेटिबिलिटी काम करता है। जैसे हम सन को बाहर देख रहे हैं, सन क्या करता है? हम सोचेंगे सन गर्मी देता है, सन अपने गर्मी को स्प्रेड करता है, ऐसे स्प्रेड करता है। तो वही काम हमारे पेट में अग्नि कर रही है। अग्नि क्या है? वो गर्म है, खाने को डाइजेस्ट करेगी। ऑब्वियसली हमें किसी एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करना हो तो हमें गर्मी, मतलब उसकी अग्नि की जरूरत होती है। अगर हम लकड़ी डालते हैं तो उसमें वो ऐश बन जाता है, कन्वर्ट कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है, या उसको प्रोसेस कर रहा है। तो वो काम हमारे पेट में जो अग्नि होती है, जठर अग्नि, वो डाइजेस्टिफायर जिसको हम बोलते हैं, वो काम करती है। हम देखें बाहर हवा हवा चलती है, हवा कभी रुकती है? वो कभी ये नहीं बोलती कि अरे थक गई, 2 मिनट रुक जाओ, जरा बैठने दो। कभी नहीं बोलती, वो हमेशा चलती रहती है। उसी तरह हमारी जो अंदर वायु है, हमारे अंदर भी जो आ, वात दोष है, वो भी हमेशा मूवमेंट वाले काम करता है। अगर वो रुक गया, क्योंकि बाकी सारे दोष, जितने भी बॉडी के जितने भी एलिमेंट है, वो सब उसी के मूवमेंट पर डिपेंडेंट है। तो अगर वायु आपकी कहीं ना कहीं रुक जाए, अगर सोचो, जस्ट इमेजिन, अगर आप सांस लेना बंद कर दो, हवा यहाँ की रुक जाए, सब कुछ रुक जाएगा। उसी तरह अगर हमारे बॉडी के अंदर की जो वायु है वो चल रही है, ऐसे घूम रही है पूरे में, और सारे एलिमेंट्स ऐसे उसके साथ घूम रहे हैं, अगर वो रुक जाए तो सारा सब कुछ सिस्टम एक सब बिगड़ जाएगा। तो जनरली हम ऐसे अगर डॉक्टर की लैंग्वेज में भी बोलें तो अगर वायु अगर कहीं भी
अवरोध हो गया, यानी कि वायु अगर कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है उसको, उसके मूवमेंट में, तो बाकी के दोष, बाकी के मल जो होते हैं, हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं बॉडी में, धातु होती है, धातु यानी जो हमारी टिश्यूज होती हैं, जो हमारी बॉडी को बिल्ड करती हैं, एक साथ बनाकर रखती हैं, वो सब के मूवमेंट में दिक्कत आती है। तो कोई भी डिजीज हो, कहीं ना कहीं वायु का इफेक्ट है, क्योंकि उसकी वजह से ही वो दोष वो कहीं रुक गए हैं या ऐसा कुछ है। तो वायु इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन हम देखते हैं मून होता है एक, हमारे एनवायरनमेंट में एक मून होता है। मून क्या करता है? हमें ठंडक प्रोवाइड करता है, हमें नरिश करता है। अगर आप ये बात अगर जानते हैं तो अच्छी बात है। बेसिकली फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो मून से कहीं ना कहीं रिलेट होती है। आप देखोगे 28 डेज की उसकी साइकिल होती है, 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो मून का एक फीमेल बॉडी से बहुत ज्यादा कनेक्शन है। तो फीमेल भी क्या करती है? प्रोवाइड करती है, नरिश करती है, नर्चर करती है। तो उसी तरह मून भी हमें नर्चर करता है, प्रकृति को भी नर्चर करता है। तो उस तरह हमारी बॉडी में तीसरा दोष होता है कफ दोष। कफ दोष हमारी बॉडी में जितने भी नरिशमेंट के काम है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के, स्ट्रक्चर बिल्डिंग के, जैसे हम सॉलिड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सब कफ दोष ने बनाया है। ग्लू स्टिक हमारी बॉडी में जहां जहां स्टिक करना है, दो मॉलिक्यूल है, इन दोनों को आपस में स्टिक करना है, दैट इज डन बाय कफ। कहीं भी वाटर प्रोवाइड करना है, कहीं भी ऑयली स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, वो काम कफ करता है, नरिशमेंट का काम। तो इस तरह से बाहर जो है वो अंदर है। तो हम बहुत इजीली अगर हम नेचर को ऑब्जर्व करें, नेचर में रहें, क्यों आयुर्वेद बार बार नेचुरल नेचुरल उसमें जाओ, क्यों हम आज की लाइफस्टाइल में इसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम नेचर से दूर हो गए, हम ऑब्जर्वेशन करना हमने बंद कर दिया है। मैं ये एज अ स्टूडेंट कहूंगी, स्कूल लाइफ में हमें इस तरह से पढ़ाया जाता है कि हम ऑब्जर्व करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। जो किताब में लिखा है वो रट्टा मारेंगे और अपना एग्जाम में लिख कर आएंगे। इस तरह से हमें पढ़ाया जा रहा है। बट जितना हम नेचर से थोड़ा टाइम भी कनेक्ट करें, हफ्ते में जितना टाइम को मिल रहा है, मोबाइल भी तो चलाते ही हैं, थोड़ा सा टाइम अगर हम नेचर में ऑब्जर्व करने पर लगाएं, मत जाओ कोई बात नहीं, यूट्यूब पर वीडियो लगा कर देखो नेचर में क्या होता है, उसको हम देखें तो हम समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में भी सेम काम हो रहा है। एक बीज से बीज हम डालते हैं धरती में, पेड़ उग जाता है। उसी तरह सेम ह्यूमन में होता है। एक बीज जाता है, वो उग जाता है एक बेबी में। सेम काम हो रहा है, हर जगह सेम काम हो रहा है। आप बीज खाएंगे तो आपके जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू है उसमें बेटरमेंट आएगा। इट इज अ वेरी अजीब कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले तरबूज खा रही थी, और बीज आते हैं उसमें, बड़ा अनोइंग जगह पर बीज होते हैं उसमें। तो मैं खा रही थी, सर बैठे थे, तो मैंने ऐसे थूक दिया। सर कह रहे खा लो इसे। मैंने कहा सर बीज थोड़ी खाना चाहिए। सर कह रहे नहीं, क्यों, बढ़िया है ना, आपका शुक्र धातु में वृद्धि होगी, मतलब आपका जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू है वो बढ़ेगा। मैंने कहा ओ लोक पुरुष सिद्धांत। हर जगह आयुर्वेद है। आप ऑब्जर्व करके अपनी आंखें खोलकर जियोगे तो हर जगह आयुर्वेद है। दैट इज, ये मेरा सबसे फेवरेट सिद्धांत है आयुर्वेद का। हम बाहर देखेंगे तो हम अपने बॉडी में क्या हो रहा है वो पता लगा पाएंगे। इसलिए आयुर्वेद पढ़ना भी बहुत आसान है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद का, माइक्रोकॉज्म मैक्रोकॉज्म। ओके, गुड। सो मतलब बीज से तरु मकड़ी से तार, हुआ त्यों ज्यों जगत विस्तार, वही वही चीज है जो मैक्रोकॉज्म माइक्रोकॉज्म के बारे में आयुर्वेद हमें सिखाता है। पर रिद्धि ये बहुत स्लो है। सबसे जो प्रेविलेंट क्वेश्चन है, जो लोग या जो कमेंट है जो लोग मेरे को करते हैं कि ये आयुर्वेद से ये स्लो चीजों के लिए ही होता है, ये मतलब ये छोटी मोटी चीजों के लिए तो अगर यूज करना है तो आप कर लो, बट ऐसा थोड़ी कि मेरे को अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो मैं आयुर्वेद यूज नहीं हो सकता, या अगर मुझे सर दर्द हो रहा है तो एकदम से ठीक करना है तो मेरे को तो गोली खानी पड़ेगी दूसरी। मैं वो सर दर्द तो ठीक नहीं हो सकता मेरा आयुर्वेद से। अगर मुझे कहीं दर्द हो रही है तो एकदम से कुछ मलहम लगानी पड़ेगी, उसके लिए तो आयुर्वेद कुछ नहीं कर सकता। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो कि आयुर्वेद इज वेरी स्लो? बिल्कुल सही बात है, आयुर्वेद बहुत स्लो है, क्योंकि हमारे आयुर्वेद का एजुकेशन सिस्टम बहुत स्लो है। हम सो कॉल्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं, द एजुकेशन इज सो पुअर आयुर्वेद में कि एक नॉर्मल बीएमएस ग्रेजुएट जब बनकर निकलते हैं तो उन्हें ट्रीटमेंट करना बिल्कुल नहीं आता है। बेसिक्स बहुत
बेसिक्स भी नहीं आता है उन्हें। आज के समय में चेंज हो रहा है नो डाउट, बट अभी जो निकलते हैं वैद्य बहुत कम लोग होते हैं, गिने चुने लोग होते हैं जो चिकित्सा करने के मतलब अपने आप को कॉन्फिडेंट समझते हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। इवन एमडी करने के बाद, इवन पीएचडी करने के बाद ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इतना कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि हाँ वो किसी का ट्रीटमेंट कर सके। ठीक है, पहला प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे पास अच्छे वैद्य अब बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ रहे हैं बिकॉज अवेयरनेस बढ़ रही है, बट स्टिल देर इज अ लैक इन अच्छे वैद्य। ठीक है, ये चीज एक हो गई हमारी। दूसरी चीज ये है, आयुर्वेद स्लो नहीं है। आप आप उसके पास 15 साल से ज्यादा, 25 साल, 20 साल, 6 साल, 7 साल, इतनी बड़ी बड़ी मतलब इतनी क्रॉनिक डिजीजेस आप उसके पास लेकर जा रहे हैं। आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको 5 दिन में ठीक कर देंगे? आप लेकर जाइए, 1 दिन का जुकाम लेकर जाइए, 5 दिन का जुकाम लेकर जाइए, वो आपको तुरंत ठीक कर देंगे। तुरंत मतलब लिटरली इन जस्ट स्नैप, उस तरह से। जितना ज्यादा टाइम आपने उसको बिल्ड करने में लगाया है, से फॉर एग्जांपल आपने, ये आपका एक इनर वॉल है स्टमक का, से इंटेस्टाइन का वॉल है, ठीक है। अब वो बीमारी जो आपकी इकट्ठी हो रही है, वो लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर उसके ऊपर जम गया, इतना इतना मोटा जम गया। अब आप चाह रहे हैं कि 2 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में वो इतना कर दे। हाउ इज इट पॉसिबल? आपने 6-7 साल उसको बिल्ड करने में लगाए हैं। लेयर बाय लेयर हटाता जाएगा, उसको थोड़ा टाइम तो लेगा ना। आप, ऐसा नहीं है लेकिन आयुर्वेद स्लो है। आप डिजीज वाइज देखिए, आप कितना टाइम उसको, डिजीज को बिल्ड करने में लगा रहे हैं, और कितना टाइम आपने आयुर्वेद के अलावा ट्रीटमेंट्स में लगाया है। अगर आप इस लेयर बाय लेयर वाली को भी, अगर आप जितना जल्दी आपको समझ आए, अगर आप 3-4 लेयर में अगर आप आयुर्वेद के पास चले जाएं, तो वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि यार इसका ट्रीटमेंट महंगा होगा, यार इसका ट्रीटमेंट में ये वो रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे बहुत सारे। तो ये सोचते सोचते ना हम लोग बीमारी को मतलब ठीक करने में डिले कर देते हैं। हमें पता है, मुझे पता है कि मेरे को बुखार है, कोई नहीं यार, 1 दिन वो पैरासीटामोल खा के देख लेते हैं, कल चले जाएंगे डॉक्टर के पास। अरे आज वो बारिश हो रही है, मेरे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, कोई नहीं कल चले जाएंगे। तो इस तरह के बहाने करते 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 हम जो अक्यूट डिजीज है उसको भी क्रॉनिक बना लेते हैं। और आयुर्वेद ये कहता है, हमारे 7 टिश्यूज होते हैं बॉडी में, 7 टिश्यूज होते हैं। डिटेल में नहीं जाएंगे अब। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो आप देख लीजिए, यूट्यूब पर मिल जाएगा, 7 धातु होती है। तो ये 7 टिश्यूज होते हैं। अगर हमारी पहले दिन में यहाँ पर है, जितना हम डिले करते जाएंगे वो डीपर टिश्यूज में जाता जाएगा। एंड द मोर टाइम वी विल इट विल टेक टू गो डीपर, द मोर डिफिकल्ट इट विल बिकम टू क्योर द डिजीज। एक ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरी चीज, आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए है, विच इज वेरी शॉकिंग टू मोस्ट ऑफ द पीपल। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आयुर्वेद तो केवल दवाइयां देकर लंबा ट्रीटमेंट चलाता है, बट नहीं, आयुर्वेद में सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए भी डिजीज है। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। जैसे आप बोलेंगे कि फीवर हुआ है, तुरंत कुछ दवाई दो ठीक हो जाएगा। आयुर्वेद में एक चीज होती है महाकषाय करके। महाकषाय एक मेडिसिन होती है जो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए बनी है। इनफैक्ट बहुत सारे वैद्यों को ये पता नहीं है। मैंने एक सर के लेक्चर में सुना था कि महाकषाय इज लाइक अ मिसाइल बॉम्ब जो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया है आयुर्वेद में। चरक संहिता के 4th चैप्टर में आता है, सूत्र स्थान के 4th चैप्टर में आता है ये। और इट्स लाइक इन आयुर्वेदिक पैरासीटामोल। वी हैव ज्वर हर माँ कषाय। ज्वर बेसिकली फीवर को कहते हैं। तो ज्वर हर माँ कषाय, यू पॉप अ पिल, आपका फीवर ठीक हो जाएगा। कैसा भी रीजन हो, क्योंकि आयुर्वेद में क्या है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं फीवर होने के। इतने से फीवर होने के इतने सारे रीजन हो सकते हैं। आपने क्या खाया है, आपने क्या किया है, कौन सी सीजन है, आपकी एज क्या है, आप किस जगह पर रहते हो, एनवायरनमेंट कैसा है वहां का, दुनिया भर के रीजन हो सकते हैं। तो मतलब आपको चींटी ने काटा है कि हाथी ने काटा है ये सारे रीजन हो सकते हैं। मजाक करें, हाथी ने काटा, हाथी काटता है तो फीवर नहीं होता, हो भी सकता है। तो इतने सारे रीजंस होते हैं। ये रीजंस बाद में देखेंगे, पहले इसका फीवर हटाओ। दैट इज कॉल्ड एज रुगूप शमन। जो सिम्टम है उसको भगाओ। दिस इज ऑल्सो वैद्या's ड्यूटी, टू फर्स्ट गेट रिड ऑफ द सिम्टम, देन थिंक अबाउट। आपको टाइम मिल जाए, उसका फीवर चला जाए, आपको टाइम मिल जाएगा सोचने के लिए कि एग्जैक्ट रीजन क्या है। लेकिन वैद्य कभी भी उसको केवल वो ज्वर हर माँ को शायद देकर छोड़ नहीं देगा।
he has the duty to first get rid of the symptom and then get on to the original work कि इसका cause क्या है उसको साइड करो. That will take time. अकॉर्डिंग टू मतलब आपने कितना टाइम में उसको बिल्ड किया है उस हिसाब से उस पर टाइम लगेगा, लेकिन इमीडिएट इफेक्ट भी है. आपको कैसे भी कितना भी भयंकर फीवर हो यू कैन गेट इट ऑफ इट. ऐसे ही कास हर महाकषाय आता है कफ के लिए, ऐसे ही शूल हर महाकषाय आता है पेन के लिए. आपको हेड में पेन है कहीं भी पेन है शूल हर महाकषाय आता है. इस तरह के बहुत सारे आते हैं और ये महाकषाय आप किसी भी फॉर्म में वैद्य जिस फॉर्म में बनाते हैं उस फॉर्म में आप ले सकते हो. मतलब ऐसा नहीं कि टैबलेट होगी तो टैबलेट भी ले सकते हो, काढ़ा टाइप के फॉर्म में भी बना सकते हैं. और भी अलग अलग आयुर्वेद के तरीके होते हैं मेडिसिन बनाने की, उस तरह से हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं. ये हो गया एक एक पार्ट, ये मेडिसिन वाला फास्ट फास्ट इफेक्टिव मेडिसिन हो गया. इस तरह के विदकर्म होता है. विदकर्म में बेसिकली क्या होता है, एक नीडल होती है, हॉलो नीडल होती है, उसको पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं बॉडी में, मर्म होते हैं जिन्हें मर्म पॉइंट्स, आपने शायद मर्म सुना हो. मर्म पॉइंट्स होते हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे, मर्म पॉइंट्स बॉडी में होते हैं, उससे थोड़ा सा दूर हमें उस नीडल को हाफ ले जाना, अंदर डालना होता है और निकालना होता है. वो इतना इफेक्टिव है पेन के लिए, केवल पेन के लिए नहीं, बहुत सारे डिजीज के लिए, सेरेब्रल पैल्सी से लेकर मतलब भयंकर भयंकर डिजीज जिनका ट्रीटमेंट भी नहीं है, केवल एक सुई चुभोकर ठीक कर रहे हैं. दिस इज व्हाट आयुर्वेद इज. साइंस इतनी स्ट्रांग है, प्रिंसिपल्स इतने स्ट्रांग हैं दैट यू डोंट नीड टू डू आउटसाइड वर्क. ये बहुत डीप है, इसका थ्योरी इतना स्ट्रांग है कि प्रैक्टिकल ऐसा लगता है कि क्या ही है. खाना खाने के लिए तो बता रहे हैं, तो बोल रहे दही मत खाओ, उसके पीछे कितना साइंस है वो केवल एक वैद्य जानता है. कितना पढ़ाई किया है उसने केवल इतना बोलने के लिए आप दही मत खाओ. तो आप मान लो उस चीज को, एंड प्रोवाइडेड कि आप एक अच्छे जो शास्त्र का सही से पढ़ाई करते हैं, ऑथेंटिक जगह से सीख रहे हैं, उनके गुरु ऑथेंटिक हैं, आप उन्हीं के पास जाओ, वो जो कह रहे हैं आप मान लो, बिकॉज दे हैव सो मच ऑफ साइंस बिहाइंड जस्ट वन थिंग कि आप दही मत खाओ. तो वो चीज होती है. देन विद कर्म मैंने बताया. उसी तरह से एक होता है अग्निकर्म. अग्निकर्म में क्या होता है, एक शलाका, इट्स लाइक अ एक टूल होता है, सर्जिकल टूल टाइप का एक वेपन होता है. उसको आग जलाकर उसे गर्म करते हैं और ऐसे ऐसे जहां भी यहाँ पर हो रहा है मान लो, तो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, वो डिसाइड करता है वैद्य. तो वहां पर पॉइंट करते हैं, वो भी बहुत सारे डिजीज के लिए यूज होता है. तो ये इमीडिएट इफेक्ट देता है. फॉर एग्जाम्पल किडनी स्टोन्स वाला जो दर्द होता है, गॉल ब्लैडर स्टोन्स का दर्द होता है, उसके लिए लाइक आप करते हो तुरंत दर्द गायब, खत्म, पेन बिल्कुल खत्म. लेकिन अगेन ये हो गया हमारा सिम्टोमेटिक रिलीफ. इसके बाद वैद्य की ड्यूटी है कि वो आराम से सोचकर उसका रीजन कॉज ये सब पूरा संप्राप्ति, पूरा डिटेल्ड पैथोजेनेसिस बनाकर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी दे. केवल ऊपर ऊपर से पेन गया अब तो आएगा ही नहीं पेशेंट, ऐसा नहीं करना. दैट इज अ वैद्यस ड्यूटी. फर्स्ट सिम्टोमेटिक रिलीफ, देन प्रॉपर ट्रीटमेंट. तो आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी फास्ट चीजें हैं. इवन ऐसे केसेस सुने हैं मैंने जिसमें एक लड़की बेहोश हो गई थी. उनको नस से एक बेसिकली एक आयुर्वेद का पंचकर्म का एक प्रोसीजर होता है, इसमें नाक में हम मेडिकेटेड ऑयल्स या मेडिकेटेड पाउडर्स का को डालते हैं. तो कॉलेज, किसी कॉलेज में होता है, आयुर्वेदिक कॉलेज में होता है, एक लड़की बेहोश हो गई थी. सो द प्रिंसिपल दे उनको एक प्रदमन नस से दिया, वचा का, वचा एक मेडिसिन है, उसका पाउडर फॉर्म में नस से दिया, एंड देन इमीडिएटली शी गॉट अप. ऐसे ही हम मर्म थेरेपी में देख सकते हैं. फ्रोजन शोल्डर होता है जिसमें हाथ पूरा ऊपर उठ नहीं पाता, तो उसमें दो चार मर्म यहाँ पर दबाकर, पर्टिकुलर मर्म होते हैं, मर्म पॉइंट्स होते हैं, उनको दबाकर तुरंत आप देख सकते हो, इफेक्ट दिखता है, लाइव देख सकते हो आप. कहीं भी जैसे अगर कोई बेहोश हो जाए तो तल हृदय मर्म होता है, ये जो मिडिल वाली फिंगर होती है, इसको यहाँ पर दबाकर, ये इस नकल के पीछे यहाँ आना चाहिए, इसको 18-20 टाइम्स दबाएंगे दोनों हाथ में, तो आपको ये बेहोशी के हालत से तुरंत उठा देगा. तो हमारे पास अगर मेडिसिन ना हो, हमारे पास अगर कोई टूल वगैरह ना हो, तो उस समय पर भी आयुर्वेद को हम इमरजेंसी के केस में यूज कर सकते हैं. प्रॉब्लम इज, जो मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया, एजुकेशन बहुत पुअर है. वैद्यस की क्वालिटी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है और आने वाले समय में हम अपने आप को एजुकेट करेंगे. हम एजुकेशन, आयुर्वेदिक एजुकेशन सिस्टम में धीरे धीरे बदलाव आएगा, उससे
हमें असर दिखेगा। सो दिस इज द रीजन। आयुर्वेद स्लो नहीं है, बहुत फास्ट है आयुर्वेद। ग्रेट। तो आयुर्वेद स्लो नहीं है, आयुर्वेद की जो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन है वो स्लो है। और इससे पहले कि हम इस एपिसोड को रैप अप करें, थोड़ा इसी बारे में जानते हैं कि काफी लोग बोलते हैं ये आयुर्वेद तो क्वैकरी है और ये सारे वेद तो सेंसिटिव हो जाएगा बोलना, बट मैं फिर भी बोलूंगा कि कई लोग तो बोलते हैं कि भाई ये सड़क छाप डॉक्टर्स हैं। और फिर हम आयुर्वेद को लास्ट एज अ लास्ट रिजॉर्ट समझते हैं कि जब सब सब दरवाजे बंद हो गए तो चलो इनका दरवाजा भी खटखटा के देखते हैं। तो जस्ट टू गिव अस अ लैंडस्केप कि अच्छा कितने आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं, जो ये जो पूरी स्थिति चेंज हो रही है, जो पूरी अवेयरनेस आ रही है। बट एक बार देखें कि कितने कॉलेजेस हैं, कितने डॉक्टर्स हर साल पढ़ते हैं, कितने डॉक्टर्स इंडिया में हैं। और ये इंफॉर्मेशन, ये जो पूरी एजुकेशन है वो सर्टिफाइड है या उसको कैसे देखते हैं ये, हम क्यों माने कि अष्टांग हृदयम या वैसज्य रत्नावली या चरक संहिता ये ऑथेंटिक सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो इसको राउंड अप करने के लिए व्हाट इज द साइंस बिहाइंड, साइंस बिहाइंड कुछ व्हाट? फैक्ट्स फिगर्स। हाँ, मतलब कि इसको हाउ डू वी ऑथेंटिकेट एवरीथिंग, या ये लैंडस्केप कैसे चेंज हो रहा है। वैसे तो इतने सालों से हमारी आयुर्वेदिक एजुकेशन है, बट अब जैसे आपने कहा कि अब धीरे धीरे वो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन फास्ट होती जा रही है और थोड़ा सरल हो रहा है आयुर्वेद को पढ़ना और उससे ग्रेजुएट होना। तो क्या लैंडस्केप है हमारा? बेसिकली अभी हम क्या है, आयुर्वेद जैसे आपने बोला, आयुर्वेद वाले डॉक्टर्स को चूरन चटनी वाले डॉक्टर्स बोलते हैं, झोला छाप डॉक्टर्स बोलते हैं। स्टूडेंट चटनी एक्चुअली वाले। क्या है ना कि ये हम ना ऐसे सोचते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, ये तो अपना ही है, इसमें क्या, हाँ चले जाएंगे। आयुर्वेद का ट्रीटमेंट तो कराना बहुत आसान है, चले जाएंगे। पहले सारा करा के देख लेते हैं, जो अच्छे अच्छे हैं उनको करा के देख लेते हैं, उसके बाद चले जाएंगे आयुर्वेद में, वो तो कर ही देगा, जो भी होगा देख लेंगे। तो ये हम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में कि हम इसको घर की मुर्गी दाल बराबर बहुत कम इम्पोर्टेंस देते हैं। दूसरी चीज ये है कि ऑथेंटिक, हमें लगता है कि अगर उस पे एक डिग्री का नाम लग जाए या उस पे एक टैग लग जाए तो वो ऑथेंटिक हो जाएगा। है वही चीज, उसका नाम बदल दो, मैं इसको अगर पेंसिल बुलाने लगूं, हार्डली एनी इफेक्ट। इसका यूटिलिटी क्या है वो देखना है ना मुझे, कैसे इसका यूज कर रही हूँ मैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, क्या इसकी क्वालिटीज है, ये मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको नाम कुछ भी बोला, मैं इसको बॉटल बुलाऊं, पेंसिल बुलाऊं, इरेजर बुलाऊं, कुछ भी बुलाऊं, यूटिलिटी इज इंपॉर्टेंट। उसी तरह आयुर्वेद में डिग्री होल्डर्स बहुत हैं, लेकिन ऑथेंटिक नॉलेज केवल एक गुरु परंपरा से ही मिलती है। अब इसमें बहुत सारे लोग छोड़कर भाग जाएंगे कॉन्वर्सेशन, क्योंकि इसमें पुराने ख्यालात, ट्रेडिशंस, इन सब की बात हो रही है। बट एक्चुअली ट्रेडिशन क्या, ट्रेडिशनल साइंस, अगर हम आयुर्वेद को ट्रेडिशनल साइंस भी बोले तो भी गलत है। क्योंकि ट्रेडिशन होता है कि बस चला आ रहा है, इसका कोई रीजन नहीं है, इसका कोई, इसमें कोई ठोस जो थ्योरी नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है इसके पीछे। बट आयुर्वेद इज नॉट ट्रेडिशनल साइंस। ये गलत है आयुर्वेद को ट्रेडिशनल, एंशंट, ओल्ड, पुराना, क्वैकरी, ये सब चीजें कहना गलत है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। जैसे मैंने बोला, एक छोटी सी सुई चुबो रहे हैं, आपको एक मेडिसिन बोल रहे हैं या एक दही खाने को मना कर रहे हैं, उसके पीछे इतना ज्यादा सारा साइंस लगा है, जो उस वैद्य ने पढ़ा है अपने गुरु से, उस वैद्य ने पढ़ा है प्रॉपर ऑथेंटिक टेक्स्ट से। इनको ऑथेंटिक इसलिए कहते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में इसके बारे में स्टडी करना चाहते हो तो आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है हमारी बातों पर, तो आप खुद भी सर्च कर सकते हैं कि बेसिकली क्या है। आज के समय पर जो साइंटिस्ट, बहुत ज्यादा बड़े साइंटिस्ट, मतलब टॉप लेवल के, जो वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट हैं, जिन क्वेश्चंस को जिन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और जो क्वेश्चंस वो आने वाले समय में पूछने वाले हैं मेडिकल सिस्टम में या इन जनरल साइंस में,
उन क्वेश्चंस को ऑलरेडी हमारे ऋषि मुनियों ने, जो सो कॉल्ड हम ऋषि बोलते हैं, वो ऋषि नहीं, वो साइंटिस्ट हैं, उस जमाने के साइंटिस्ट हैं, उस जमाने के रिसर्चर्स हैं। उन्होंने ऑलरेडी उस टाइम पर सोचा हुआ है कि अच्छा आने वाले समय में ये क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो उन्होंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है और आंसर भी लिखा हुआ है। जिस तरह के हमारे ये टेक्स्ट हैं, इन टेक्स्ट में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो केवल ऐसे नहीं दिया हुआ कि फीवर है, फीवर के सॉल्यूशंस इस तरह से नहीं मेंशन्ड है। ये क्लास नोट्स हैं, जो उस समय के ऋषि रहे हैं, स्टूडेंट्स रहे हैं, उन्होंने अपने गुरु से क्वेश्चन पूछा कि से फॉर एग्जांपल एक बहुत बढ़िया कन्वर्सेशन हम लेते हैं। एक अग्निवेश हैं, जो आयुर्वेद के सबसे फर्स्ट और सबसे बेस्ट स्टूडेंट में माने जाते हैं। उन्होंने अपने गुरु से एक बार क्वेश्चन पूछा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आयुर्वेद के बिना भी ठीक हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आयुर्वेद के साथ भी ठीक नहीं होते। तो क्या ये आयुर्वेद सच में काम करता है कि नहीं करता? इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया उन्होंने, आयुर्वेद के अस्तित्व पर सवाल उठा दिया। और बहुत बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद में क्वेश्चन पूछना अलाउड नहीं होता। गलत है। आयुर्वेद में आप कितने भी लेवल का क्वेश्चन पूछ सकते हो, प्रोवाइडेड आपकी जेन्युइन क्यूरियोसिटी हो वो क्वेश्चन पूछने की, उसका आंसर जानने की, राइट? तो उन्होंने ऐसे पूछा, तो उनके गुरु ने उनको कहा कि अ, बहुत सारी अलग-अलग टाइप की डिजीजेस होती हैं। कुछ होती हैं जो इनक्योरेबल होती हैं, असाध्य डिजीज, क्योंकि आयुर्वेद कोई मैजिक नहीं है। आयुर्वेद भी एक साइंस है, उसकी भी लिमिटेशंस है। बहुत सारी होती हैं जो असाध्य डिजीज होती है, जिसको ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। अगर आप एक साध्य, एक क्योरेबल डिजीज को भी बहुत लंबे टाइम तक इकट्ठा करके 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 उसको रखते हो, मे बी इट कैन टर्न असाध्य। वो इनक्योरेबल में कन्वर्ट हो सकती है। इसीलिए बोलते हैं जब आपको पता चले, जितनी जल्दी पता चले, जाओ एक अच्छे वैद्य के पास। गेट ट्रीटमेंट इजीली, उस टाइम पर हो जाएगा। बाद में जाओगे, डिफिकल्ट होगा, टाइम लगेगा, फिर आप बोलोगे आयुर्वेद स्लो है। डोंट ब्लेम अदर्स। पहले आप अपने आप को भी तो देखो, आप खाना क्या खा रहे हो? आप आपको पता है नहीं, जैसे आपने बोला, अगर आपको पता है कि दही मुझे, वो ठंडा पानी मुझे मेरी तबीयत खराब करेगा, तो आप क्यों पी रहे हो? आप पैसे दे रहे हो एक वैद्य के पास जाने को, और आप उनके मुँह से वही चीज़ सुनकर आ रहे हो जो आपको ऑलरेडी पता है। तो बेवकूफ़ कौन है? वैद्य बेवकूफ़ है कि आयुर्वेद बेवकूफ़ है? बेवकूफ़ हम हैं, जो हम पता होने पर भी वो चीज़ फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड प्रज्ञा अपराध। आयुर्वेद इसको प्रज्ञा अपराध कहते हैं। हमारी बुद्धि का अपराध कर रहे हैं हम। उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, राइट? ठीक है, तो ये हो गया। तो इस तरह से हम, क्या कहाँ थे मैम? आई जस्ट गॉट लॉस्ट। कहाँ पे थे? कि ये जो आयुर्वेद का लैंडस्केप हम देख रहे थे कि वैद्य तो बहुत हैं, बट कैसे हम उन तक पहुंचे वो तो खैर अगले एपिसोड में बात करेंगे। बट यू वर टॉकिंग अबाउट कि प्रज्ञा अपराध, और उससे पहले कि हम जानते तो हैं बट फिर भी हम वही चीज करते हैं, और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि इनके पास जाएंगे तो क्या ही हो जाएगा। एग्ज़ैक्टली। तो जितना नॉलेज हमें अपने परिवार में अपने पेरेंट्स से, उनके उनके पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से मिल रहा है, आप ऐसा मत सोचो कि ये तो क्या जानते हैं, क्या साइंस जानते हैं। वो आज की सो कॉल्ड मॉडर्न साइंस नहीं जानते, लेकिन वो आयुर्वेद जानते हैं। और हाँ, मैं ये कह रही थी कि उन ऋषियों ने वो क्वेश्चंस पहले से सर्च करके रखे थे और उनके आंसर्स भी सर्च करके रखे थे। इस तरह के ऐसे आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएँगे, जो आज के साइंटिस्ट सोच रहे हैं या सोचने वाले हैं, लेकिन हमारे आयुर्वेद में वो चीज़ें ऑलरेडी मेंशन्ड हैं और उनके आंसर्स ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। आंसर्स भी मेंशन्ड हैं। इतने ज़्यादा डीप लेवल पर जाकर उन्होंने रिसर्च की है। तो इसको ऑथेंटिक मानने का केवल एक तरीका है कि हम उसको खुद जिएँ। अगर आयुर्वेद बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में दही खाना सही नहीं है, तो आप उसे करके देखो। आपको पता चलेगा कि कितना इफ़ेक्ट आ रहा है बॉडी में। आयुर्वेद कहता है रात को सूर्यास्त से पहले खाना खा लेना चाहिए। आप करके देखो, आपको दिखेगा इफ़ेक्ट। उसके बाद खा के देखो, आपको दिखेगा साइड इफ़ेक्ट। दिखेगा कि बॉडी हार्म कर रही है, बॉडी दिक्कत दे रही है। तो आप खुद आज़मा कर देखो। इट्स अ वेरी, वेरी प्रैक्टिकल साइंस। उसमें कोई थ्योरी नहीं है, कोई नहीं बता रहा आपको कि प्रोटीन क्या है, कोई नहीं पूछ रहा आपसे। आपको कोई नहीं दिखा रहा कि जाके लैब में दिखा के लाओ, महँगे-महँगे इक्विपमेंट्स यूज़ करके दिखाओ। यूज़ योर बॉडी एज़ एन इक्विपमेंट। इट्स द बेस्ट लैब इन द वर्ल्ड। अपने किचन को फार्मेसी बनाओ, इट्स द बेस्ट फार्मेसी इन द वर्ल्ड। आपकी माँ जो है वो बेस्ट डॉक्टर है, आपका खाना जो है वो बेस्ट मेडिसिन है। उसको केवल थ्योरी तक मत रखिए, अपने लाइफ में प्रैक्टिकली उतारिए। आप अपने आप जान जाएँगे कि कितना ज़्यादा ऑथेंटिक है ये चीज़।
नो यूज़। आप कोई रिसर्च पढ़ लीजिए, आप कोई आर्टिकल पढ़ लीजिए, किसी बड़े-बड़े वैद्य से, किसी साइंटिस्ट से पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। किसी भी कितनी चरक संहिता पढ़ लीजिए, कितनी अष्टांग हृदय पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ़ में उसको अपनी बॉडी पर उतार कर नहीं देखेंगे, दिस इज़ फॉर आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स आल्सो। क्या है कि हम लोग पेपर में तो लिख देते हैं, पर अपनी खुद की लाइफ़ में उसको फ़ॉलो नहीं करते। बहुत सारे डॉक्टर्स भी ऐसे हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो नहीं फ़ॉलो करते। हम जब तक अपनी लाइफ़ में नहीं फ़ॉलो करेंगे, हम आयुर्वेद को नहीं जान। तो इसलिए गॉट इट। बेस्ट है कि हम आयुर्वेद को अपनी लाइफ में फॉलो करें और हम उसकी ऑथेंटिसिटी अपने आप जान लेंगे। राइट। और रिद्धि, बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे हम इस धरती पे खड़े हुए हैं बिकॉज देयर इज ग्रेविटी। अब कोई आके बोले कि मैं ग्रेविटी को नहीं मानता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ग्रेविटी तो आपको चला ही रही है, और आपके इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल because of which whatever happens is happening, right? और उसी तरीके से जो सिद्धांत होते हैं उनको प्रूफ करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उसको यूटिलाइज करना इम्पोर्टेंट है। और आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड में हम बात कर सकते हैं कि ये जो इसका सृष्टि का जो सृजन हुआ है वो 5 तत्वों से कैसे हुआ और वो क्यों इम्पोर्टेंट है, और जो उनकी पूजा करते हैं उनको क्वैक माना जाता है या पेगन माना जाता है। वो पेगनिज्म कहा जाता है कि भाई आप तो ये ऐसे थोड़ी होता है कि सूरज चांद तारे और धरती और जल की और अग्नि की पूजा करते हो, पेड़ों की पूजा करते हो। तो उस पे थोड़ा सा ऑब्वियसली हम कॉन्वर्सेशन करेंगे। डेलिकेट हो सकता है, कई लोग बिल्कुल ही उसको डिस्कार्ड करें, बट दैट इज ओके। हम तो चर्चा करने के लिए हैं, चाहे उसको आप कुछ भी समझो। बट मेन बात आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट कहा कि वो यूटिलिटी देखो उसकी, बजाय कि ये देखने की कि आप पहले प्रूव करो कि ये काम करता है। तो एक एक बहुत पुरानी पिक्चर है मेरी जंग, जिसमें वो नूतन वकील साहब से पूछते हैं कि अच्छा, जिनके पास कोई सबूत नहीं होता, इसका मतलब वो निर्दोष नहीं हो सकते। तो वो मुझे याद आता है कि कई बार प्रूफ करने के आड़ में हम उसकी यूटिलिटी भूल जाते हैं। तो आई थिंक लेट अस रैप अप एट दिस एक एक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। पॉइंट हाँ मैं जी। यस। जस्ट जस्ट यस ऐड करना रिद्धि। चाहूँगी। आप हाँ। अपना खुद का दिमाग लगाओ। बहुत सारे ऐसे रिसर्चेज़ हैं जो पेड होते हैं, जिनको कंपनियाँ कंट्रोल करती हैं। तो हम उस चीज़ पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? उस पेपर पर कैसे भरोसा कर सकते हैं, जब हमारी खुद की आँखें हैं, जब हमारे खुद के इतने अच्छे सेंसेस चल रहे हैं। हम अपनी बॉडी पर करके देखें ना, उसका क्या इफ़ेक्ट आ रहा है? आप कितना ही हाई प्रोटीन डाइट खाओ, कितना ही रिकमेंडेड कैलोरी इनटेक कम करके जियो, वो सब कियो, आपको चिड़चिड़ाहट अंदर महसूस होगी। बिकॉज़ आप अगर सही से खाना नहीं खाओगे, तो आपको अंदर से मतलब आपका रस धातु जो है वो आपके मतलब आपको चिड़चिड़ा बना देगा, अगर सही से निर्माण नहीं होगा तो। तो उस तरह से आप अपनी लाइफ़ को उन पेपर पर भरोसा करोगे तो वो पेपर सब मैनिपुलेटेड होते हैं। मोस्टली रिसर्चेज़ मैनिपुलेटेड होती हैं। तो आप मैनिपुलेटेड चीज़ को बिलीव करोगे या अपनी खुद की आँखों से देखी हुई, अपनी खुद की लाइफ़ के एक्सपीरियंस पर बेस्ड आप जी सकते हो, तो आप क्यों प्रमाण माँगते हो? किसी और से क्यों प्रूफ माँग रहे हो? आप अपने आप से प्रूफ माँगो ना। तो ये बेस्ट तरीका है अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने का। ग्रेट। और रिद्धि वाज सेइंग कि भाई ये जो क्लास नोट्स हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब जब ये यूट्यूब और ऑडियो वीडियो की दुनिया नहीं होती थी, तो द ओनली वे टू डॉक्यूमेंट द इंफॉर्मेशन वाज कि कोई जो गुरु है वो आपको बता रहा है, और आप या तो उसको कंठस्थ कर रहे हो या फिर उसको लिख रहे हो। और कई बार तो लिखने का साधन भी नहीं था उस टाइम पे। तो ये फ्रॉम from guru to shishya and from the शिष्य टू द नेक्स्ट शिष्य, या जो भी लीनियज होती थी, वो ऐसे ही ट्रांसफर होती थी इंफॉर्मेशन बाय रिसाइटेशन। और वो रिसाइटेशन की वजह से ही ये वेद उपनिषद उसी में सारे वो क्रिएट हुए। तो ये इम्पोर्टेंट है। आज आज अगर रिद्धि ने मुझे कुछ बताया, तो रिद्धि ने जो मुझे ट्रांसफर किया, वो आज हम रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, बिकॉज आज
टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, बट अगर मुझे ये याद करना होता तो, और उसी को अगर मैं आगे जाकर 10-15 साल बाद लिख देता तो उसे हम वेद कह देते. So this is just to explain. Don't hold me accountable for this, but yes, you get the point. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कंप्लीट करते हैं और फिर अगली बार मिलेंगे, और तब तक विधि आपके लिए आपको थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन. इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू. बिफोर वी लीव, डू यू हैव टू से एनीथिंग, प्लीज डू. थैंक यू सर, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, बिकॉज ये नॉलेज जो है इट्स फ्लोटिंग एवरीवेयर, बट लोगों तक सही पहुंचाना इन्फॉर्मेशन, क्योंकि लोग भी चाहते हैं, देयर इज सो मच डिमांड टू ग्रास्प आयुर्वेदिक, प्योर ऑथेंटिक आयुर्वेदिक इन्फॉर्मेशन. तो ये एक हमारा एक प्रयास है, छोटा सा प्रयास है. आई डोंट नो कितने लोग तक जाएगा, बट जितने लोगों तक जा सके. आप अगर इसको देख रहे हैं और आपको अच्छा लगा देखकर, तो आप प्लीज इसको शेयर करिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी सर. Thank you. Bye bye.